ऑल द स्टूडेंट एंड द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर यानी कि डायनामिक्स से चैप्टर नंबर 3 से आप सबको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट ने उन वीडियो को वॉच कर लिया होगा, उन तमाम वीडियो को जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज की वीडियो में फ्रिक्शन के हवाले से, ठीक है। फ्रिक्शन होता क्या है, आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। देन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इसकी टाइप्स हो गई, इसकी एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए आपके सामने, और फिर हम इसको कम करने के तरीके भी पढ़ेंगे, यानी रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको सही से समझाती हूँ कि फ्रिक्शन होता क्या है। हमसे कहा जाता है द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि एक ऐसी फोर्स जो दो रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन यानी कि दो बॉडीज़ के दरमियान में है, एक ऐसी फोर्स जो दो बॉडीज़ के दरमियान में रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उनकी सरफेस से, यानी दो सरफेस आपस में टकरा रही हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन इंड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइक एग्जाम्पल, ये एक हमारी ज़मीन की लेयर है, ठीक है, ये ज़मीन है, और इससे ऊपर समझ लें यहाँ पर हम चल रहे हैं। हमारा ज़मीन पर चलना एक फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, मैं अगर या आप, हम में से कोई भी ज़मीन पर अगर पैर रखकर चलते हैं, तो हम चलते किसकी वजह से हैं, इसी फ्रिक्शन की वजह से। वो ऐसे कि ज़मीन से जब हमारी चप्पल या हमारा पैर टकराता है, ठीक है, टकराने के बाद तो इस दौरान एक ज़मीन के दरमियान और हमारे पैर के दरमियान एक फ़ोर्स पैदा होती है, ठीक है, जो रेजिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें आगे कदम बढ़ाने में मदद मिलती है, और इसी फ़ोर्स की वजह से क्या पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। इसी चीज़ को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक एग्जांपल, यहाँ से एक कार जा रही थी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से भी एक कार आ रही थी। जब ये दो कारें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, तो इस पॉइंट पर आकर जो फोर्स पैदा होगी, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कह देंगे। अच्छा जी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता क्या है। स्टूडेंट, वैसे फ्रिक्शन को हम F से ही शो करते हैं, लेकिन जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको ठीक तरीके से इस तरह से डिफ़ाइन कर सकेंगे कि भाई लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होती है टू किसके, फोर्स के, नॉर्मल फोर्स के। यहाँ नॉर्मल फोर्स को R से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है, और F से यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेजिस्ट करती हुई फोर्स है ना, वो ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम Fs इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। यही वजह है यहाँ इक्वल आ गया, और कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इसको हम इस साइन से शो करते हैं, और R मेरा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे। देखें यहाँ पर R इसके साथ यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इक्वल किस तरफ लाती हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये डेरिवेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर R हमारा क्या हो रहा है, R यहाँ पर हमारा हो रहा है डिवाइड। अब अगर मैं इक्वल के उस तरफ लेकर आ जाऊँ R को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए, ठीक है, तो R यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके बराबर में, और Fs यहाँ एज इट इज़ रहेगा। देखें, Fs यहाँ आ गया। अब आप कहेंगे मिस, आपने जब कहा कि R यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हमने R नहीं लिखा, बल्कि R की जगह पर हमने क्या लिखा है, mg। तो यहाँ पर R जो बराबर है वो दरहकीकत वेट है हमारा,
ठीक है, रेजिस्ट जो कर रहा है वो हमारा वेट है, वेट की वजह से रेजिस्ट कर रहा है, तो हमारा वेट बराबर होता है किसके, mg के बराबर होता है, w बराबर होता है mg के। यही वजह है कि मैं इस r की जगह पर यहाँ पर mg को पुट कर दूँगी और इस तरह से ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आसानी से मिल जाएगा, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जिसको हम कह सकते हैं वो हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, उसकी वैल्यू हर जगह पर डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पीछे चार्ट में मेंशन कर दी गई थी हमारे सामने कि भाई टायर और रोड के दरमियान जो होती है वो होती है 1.0, ठीक है। आयरन एंड आयरन के दरमियान जो होती है वो भी 1.0, ग्लास एंड ग्लास के दरमियान 0.9, वुड एंड, ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर के दरमियान 0.6, वुड एंड मार्बल के दरमियान 0.4, वुड एंड लेदर के दरमियान 0.4, वुड एंड वुड के दरमियान 0.3, मेटल एंड मेटल के दरमियान क्या होती है 0.3। तो ये हमारा क्या था, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था इन अ डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बात है हमारी, टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को अब हम ठीक से डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन की जो है वो टोटल 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें से हम पहली टाइप को अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद बारी बारी सबको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट टाइप है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है, देखें स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो एक साकिन बॉडी यानी रुकी रेस्ट हुई हुई बॉडी, ठीक है, रुकी हुई बॉडी को रोके रखती है, उसे चलने नहीं देती, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। तो देखें यहाँ पर क्या है, इट इज़ द फोर्स, इसकी ये डेफिनेशन है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ये उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होती है जो रेस्ट की कंडीशन में हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की ही वजह से कुछ चीज़ें जो है वो ज़मीन पर रुकी हुई हैं, वरना दुनिया में आज हर चीज़ चलती हुई नज़र आ रही होती है और किसी को रोक ही नहीं सकते थे हम, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं resist its ability to start moving, ठीक है, और इसको रोकने से यानी आगे बढ़ने से इसको रोकती हैं। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एज नाउन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो हैवी टेबल होती हैं यानी भारी टेबल होती हैं, उनको खिसकाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है और वो अपनी ही जगह पर रहती हैं, यानी वो कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर वो हैवी है, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती चाहे तेज़ हवा आ रही हो। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है स्टूडेंट, ये वो फ्रिक्शन होती है जो किसी चलती हुई बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स, चलती हुई बॉडी को मतलब रोकने के भी काम आती है एक तरीके से। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी, रोकने के लिए मज़ाहमत होगी उसके दरमियान, उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टू नाउ, आप मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, इंटरेस्टिंग है ये जानकर दैट इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेशंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है वो ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। इसकी एग्जांपल है बुक ऑन अ टेबल, ठीक है, यानी एक टेबल पर बुक रखी हुई है, ठीक है, और जब मैं उसको क्या करती हूँ मूव करती हूँ, तो ठीक है क्या होता है हमारी बुक तब उसकी रगड़ की वजह से आगे बढ़ती है, फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ती है। हम बात कर लेते हैं अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है, यहाँ हमसे कहा जाता है व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी, यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। बिटवीन टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के दरमियान स्लाइड करना है, इट सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो कि लाइक एग्जाम्पल आप बजरी से भरा हुआ ट्रक लें, ठीक है, आप उसे अपनी गली में डाल दें, ठीक है, या रोड पर डाल दें। अब आप उसके ऊपर एक कार को मूव करें, आपको कार चलाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन कहलाएगी हमारे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, क्योंकि कार को चलाने में हमें थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, वो स्लाइड कर रही है उसके ऊपर, चल नहीं रही है बजरी के ऊपर वो। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं रूलिंग फ्रिक्शन।
रूलिंग फ्रिक्शन होती क्या है? देखें, ये वो फ्रिक्शन होती है जो रूलिंग बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है? यानी किसी घूमती हुई चीज़ में पाई जाती है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल एक ड्रम है, आप ड्रम लें और उस ड्रम को अगर आप इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रोल 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 करते हुए आगे जाता है हमारा ड्रम, ठीक है? तो उस चीज़ को वो किसकी वजह से रोल रोल करता हुआ जाता है? रूलिंग फ्रिक्शन की वजह से। इसकी डेफिनेशन यहाँ हमें बताइए, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ व्हील द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रूलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आपकी गाड़ी का भी व्हील हो सकता है जो कि रूल कर रहा होता है, व्हील के अंदर पाया जाता है। चलते हुए व्हील के अंदर जो फ्रिक्शन पाई जाती है, यानी गोल 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 व्हील में कोई चीज़ पाई जाती है, घूम रही है, उसके दरमियान जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, उसको हम कहते हैं रूलिंग फ्रिक्शन। रूलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेसर, ये थोड़ी कम होती है, देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी इसके मुकाबले में ये थोड़ी क्या होती है? कम होती है। लाइक एग्जाम्पल एक और है इसके कि आप बॉल को ऐसे ही ज़मीन पर ऐसे छोड़ें आगे की तरफ, तो वो बॉल क्या करेगी? गोल गोल घूमती हुई वो आगे बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम आगे की तरफ, चलें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे हैं। यहाँ ये पूरा पैराग्राफ इसके एडवांटेजेस के बारे में है, लेकिन क्योंकि हमें पेपर में इसके चंद पॉइंट 5 बहुत से बहुत आपने 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो अभी हम 5 पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ हमसे फर्स्ट पॉइंट कहा जाता है फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, यानी कि फ्रिक्शन की बदौलत हमें चलने में ग्राउंड में या वैसे ही हमें चलने में मदद मिलती है। फिर हमसे कहा जाता है फ्रिक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है? फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम सब फिसल रहे होते, ठीक है? फिसल रहे होते। एज सैंड इन थ्रो टू मेंटेन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड रेलवे ट्रैक्स ड्यूरिंग रेन। आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान जो रेल की पटरियाँ होती हैं उन पर बजरी डाल दी जाती है ताकि वो भी क्या ना करें? स्लाइड ना करें, उनके दरमियान भी रेजिस्ट हो जाए, एक फोर्स रेजिस्ट हो जाए जो कि फ्रिक्शन कहलाती है, फ्रिक्शन पैदा हो सके। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। द कार, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कार ब्रेक स्लो डाउन द कार टू स्टॉप सेफली। कार के ब्रेक को हल्का किया जाता है, आहिस्ता किया जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कार क्या हो जाती है? रुक जाती है, एक्सीडेंट नहीं हो पाता, वरना सबके एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, सब एक दूसरे की कार में जाके एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते, कार से हिट कर रहे होते, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ कहा गया है कि थ्रेड्स एंड ग्रूव्स आर डिज़ाइन ऑन अ टायर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है, एंड इम्प्रूव ग्रिप बिटवीन रॉड एंड व्हील। हमारे जो टायर होते हैं ना, आपने देखा होगा टायर के जो डिज़ाइन होते हैं, टायर के जो बैक साइड नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए होते हैं, या हमारे जो स्लीपर वगैरह होती है उनके नीचे भी यही सब कुछ होता है, इसी तरह का डिज़ाइन होता है। तो ये डिज़ाइन जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन पैदा हो सके, ये फ्रिक्शन को बढ़ाता है, ठीक है? और फिर हमें क्या हो सके? व्हील जो है आपका क्या हो सके? ग्रिप मजबूत हो सके रोड और व्हील के दरमियान। अगर ये व्हील है, इसी तरीके से हमारी भी ग्रिप मजबूत हो जाती है जब हम ज़मीन पर चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रिक्शन के जहाँ इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। स्टूडेंट, डिसएडवांटेज में जो हमें पहली बात बताई जाती है वो ये है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी ज़्यादा मशीनों की जो है ना ज़्यादातर एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ाया हो जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है? उसके बाद हमसे कहा जाता है फ्रिक्शन लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स, हैंस इंक्रीज द सर्विस कॉस्ट। देखें, फ्रिक्शन की बदौलत जो मशीनों के जो पुर्जे होते हैं ना, वो जल्द टूट फूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लोगों को सर्विसेज का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेलर ऑफ ऑयल पंप इन कार इंजन, ठीक है? ऑयल पंप जाहिर सी बात है फेल हो जाता है, ठीक है? जब इन कार इंजन रिजल्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई मेटल से, ठीक है? फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? उसकी जो कार के फिर अंदर के जो मेटल होते हैं ना, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच यील्ड्स हाई टेम्परेचर, और जिसकी वजह से जब वो ड्राई होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है कार के अंदर या गाड़ी के अंदर जब हम चला रहे होते हैं, ठीक है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? इंजन हमारा क्या कर जाता है? सीज़ कर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं
वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप सबको ये तमाम बातें पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है। अच्छा जी, हम हमें बताया जा रहा है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यानी अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है यानी तो आप क्या करेंगे। व्हील्स, पुलीज, बॉल बेयरिंग, lubricants and graphite are used to overcome the friction। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करने में मदद देती हैं। इसी तरीके से बाईसाइकिल की चेन है वो रिड्यूस करती है किसको, फ्रिक्शन को, एंड प्रिवेंट वियर एंड टेयर, और उसे टूट फूट से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा जाता है अ शेप ऑफ द व्हीकल्स इज़ आल्सो डिज़ाइन टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। देखें, इस बात से हमें ये बात पता चली इस वाले पॉइंट से कि हवा में भी क्या होती है, रेजिस्टेंस मौजूद होता है, यानी हवा में आगे नहीं बढ़ने देती। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमारे जहाज़ को, ठीक है, या साइकिल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है आगे से, ताकि ये क्या कर सकें, हवा की मज़ाहमत को, हवा की रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को कम कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आके हमारा ये यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छी तरह आपने इन सबको मेरे साथ में समझा होगा। अगर आपने नहीं समझा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से अपने बहुत अच्छे तरीके से देख लें, चेक कर लें, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जो आपने नहीं देखा हो, आपसे मिस हो गया हो, और क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इंग्लिश टीचर को इजाज़त। अपना ख़याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।